हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग नाबार्ड के एग्ज़ाम में जो टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसमें कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे और सीखेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीकल्चर क्या होता है और उसका क्या कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर जीडीपी में 16.5% है और 49% टोटल वर्कफोर्स जो है वो इंगेज है एग्रीकल्चर में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर क्या होती हैं, कौन सी ब्रांचेस होती हैं, उनका क्या काम होता है। इसके आगे हम लोगों ने देखा था कि ये स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी क्या होता है, कि एग्रीकल्चर की ज़रूरत क्या है और क्यों करनी चाहिए एग्रीकल्चर। और बेसिक प्रिंसिपल भी हम लोगों ने जाने थे एग्रोनॉमी के। फिर जो एग्रोनॉमिस्ट होता है, जो एक स्पेशलिस्ट होता है, जो हर एक एग्रीकल्चर के बारे में जानकार होता है, तो उसका क्या रोल होता है, उसमें किस टाइप से वो उसका क्या योगदान होता है। फिर इस हम लोगों ने पढ़ा था फील्ड क्रॉप्स क्या होती हैं, कि और उसकी क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है, कौन से फील्ड क्रॉप्स कहाँ उगाई जानी चाहिए और क्या होती हैं। और प्लानिंग कमीशन ने जो एग्रो क्लाइमेट जोन जो 15 डिवाइड किए हुए हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है और वो मतलब उनको क्यों 15 उसमें डिवाइड कर रखा है। आगे हम लोगों ने देखा था क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। इंडिया में मेनली दो खरीफ और रबी क्रॉप्स होती हैं जो कि करी जाती हैं। जैसे खरीफ क्रॉप्स जो रेनी सीजन में होती हैं और रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में होती हैं। फिर इनके बीच में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैक्सिमम यील्ड के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इंटरवेरिएशन हाइब्रिडाइजेशन होता है डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में या डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में और डिफरेंट जनरेशन के बीच में। हम लोग ये भी देख चुके थे कि जेनेटिक मॉडिफाइड जो है, जो मैंने बताया था बीटी कॉटन का एग्जांपल दिया था, वो भी आजकल उस पर रिसर्च चल रही है और गवर्नमेंट जल्द ही उसको यूज़ करेगी ताकि आगे बढ़ते हुए जनसंख्या को काफ़ी फीड कर सकें। क्रॉपिंग पैटर्न हम लोगों ने बात करी थी, इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है और किस तरह हम लोग उसको यूज़ करते हैं और कहाँ पे उसको यूज़ करते हैं, इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग। और कि ये दो रोज़ लगाए जाते हैं मेन क्रॉप्स के लिए। उनमें मेन क्रॉप्स किसको क्यों, हाँ मतलब मेन क्रॉप्स एक होती है, दूसरी सेकेंडरी क्रॉप्स होती है। तो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जैसे इंटर क्रॉपिंग में देना होता है, मिक्स क्रॉपिंग में दोनों को बराबर देते हैं। सोइंग टाइम एक क्रॉप का दूसरे क्रॉप से डिफरेंट होता है, मिक्स क्रॉपिंग में हमेशा सेम रहता है। और एग्जांपल भी हम लोग पढ़ते जैसे वीट के साथ हम लोग जैसे जो गेहूँ है, गेहूँ के साथ चना हम लोग अगर बो दें तो वो सही होता है। गेहूँ के साथ हम अगर ये मस्टर्ड बो दें, राई बो दें, तो वो क्या होता है। और जैसे इंटर क्रॉपिंग में सोयाबीन के साथ हम लोग भुट्टा बो दें या बाजरा बो दें, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। ड्राई फार्मिंग क्या होती है, ड्राई फार्मिंग उस जगह होती है जहाँ पे जो कि पानी की कमी होती है और इसलिए वाटर मैनेजमेंट करके हम लोग इस ड्राई फार्मिंग करते हैं। बेसिकली वहाँ पे जो होता है ड्राई फार्मिंग 750 मिलीमीटर से कम बारिश होती है और जहाँ रेन फेड होता है वहाँ ज़्यादा होती है। तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे कैसे करते हैं। जैसे इंटर क्रॉपिंग हम लोग करते हैं, एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाते हैं ताकि हम लोग मैक्सिमम यील्ड कर सकें। और अलग अलग सीजन्स में उनको करते हैं। अभी ऊपर देखा था कि इंटर क्रॉपिंग में अलग अलग सीजन में उनको काटते हैं। विंटर हमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वाटर इरोजन भी काफ़ी कंस्टेंट होता है क्योंकि जो नदी का बहाव या पानी ऊपर की जो लेयर्स होती है उसको बहा ले जाता है, तो इस चक्कर में वो काफ़ी ड्राई होती हैं। फिर हम लोग पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि क्या होता है, अगर कहाँ क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। ड्राई लैंड जैसे कि लिमिटेड रेनफॉल होती है, सूखा पड़ जाता है और सॉयल सरफेस जो होती है वो बार बार ऊपर की जो परत हटती जाती है और एक ही क्रॉप हम लोग एक बार में कर सकते हैं। लार्ज फील्ड्स में होती हैं, बहुत कम क्रॉप की यील्ड होती है। इकोनॉमिक कम की यील्ड होगी तो जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं होगी, पूरा इकोनॉमी को पूरा हेल्थ होगा। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि सीड विलेज क्या होता है। सीड विलेज होता है जैसे कि कोई एक विलेज है, वहाँ पे गांव के एक मुखिया को सीड दे दी जाती है और उससे कहा जाता है कि अब आप जो आस पास के गाँवों में इसको दें ताकि अच्छी सीड ये है आपके पास, इसका सीड प्रोडक्शन हो सके और हाई यील्ड इससे हो सके ताकि गांव में पैदावार ज़्यादा हो सके। फिर इसके बाद इसमें काफ़ी देखा सीड प्रोडक्शन डिफरेंट क्रॉप्स का सीड प्रोसेसिंग यूनिट भी करी जाती है जो कि ये सब चीज़ देखती है, सीड अवेलेबल हर जगह हो और हर किसान तक पहुँचे। इसके बाद हम लोग बात करी थी प्रिसिशन फार्मिंग की। प्रिसिशन फार्मिंग के जो इंडिया में अभी बहुत कम होती है,
उसमें क्या होता है कि एक ड्रोन के हेल्प से एक फॉर्म का पूरा एरियल सर्वे किया जाता है और उसमें डेटा एनालाइज किया जाता है कि कहाँ पे जो सॉइल है वीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे चाहिए, कहाँ पे हम लोग को उसमें सॉइल में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैपिंग डेटा लोकेशन होता है, जीपीएस लगा होता है जिससे हम लोग मैप करते हैं ताकि हम एग्जैक्ट लोकेशन एक बार में जान सकें। क्योंकि दोस्तों अगर बड़ा फील्ड है तो एक बार में आदमी नहीं देख सकता, छोटा फील्ड है तो देख लेगा। अब अगर काफ़ी बड़ा फील्ड है, मतलब 2-3 हज़ार गज का है, तो एक बार में कहाँ दे पाएगा, इसलिए वो ड्रोन का यूज़ करते हैं। रिमोट सेंसिंग होता है, ऊपर से सारा डिस्टेंस से डेटा कलेक्ट होके सेटेलाइज होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है जो लेक्चर 2 के। अभी देखिए ये सिलेबस एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे बात कर रहे हैं, ये बचा था हमारा सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन। तो आगे हम लोग देखते हैं क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, जो सीरी कहा जाता है, श्री जो मेथड होता है, वो क्या होता है, नई टेक्निक होता है rather देन ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक में क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को राइस, जो सबसे पहले टेक्निक एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, उन्होंने मदागास्कर आइलैंड पे इसका नया नया निजात एक निकाली थी टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे ये टेक्निक बहुत अच्छी होती है और यील्ड आप मतलब 50% इंक्रीज़ हो जाता है। ये मिनिमम है 50%, मैक्सिमम तो काफ़ी होता है। तो होता क्या था कि ट्रेडिशनल अगर हम चावल बोते हैं तो हम लोग क्या होता है, इस फील्ड में पूरा पानी भर देते हैं और फिर करते हैं, या हम लोग उसको हाथ से चावल को है वो फील्ड में पूरा डालते हैं। और अब जहाँ पानी नहीं है तो वहाँ क्या कर सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, उन्होंने निकाला था कि नहीं, आप ऐसा ठीक है, ऐसा ये तो ज़्यादा पानी है वहाँ की ज़रूरत है, लेकिन हम एक नई टेक्निक करेंगे। इस टेक्निक में क्या करा था उन्होंने, की जो सीड्स थी, जो होता नहीं कि अब किसान अगर बोएगा तो उसको चावल बोना है तो चावल चाहिए भी तो तभी तो वो बोगा। तो इसमें क्या था कि जो चावल पुराने जितने होते हैं उतने अच्छे होते हैं, इसमें कहते हैं नहीं, आप नए चावल लीजिए, ज़्यादा दिन पुराने नहीं कीजिए, और उसको फिर स्पेसिंग से एक पैटर्न के साथ रखना होता है। किस तरह काम करता है कि गुड सिलेक्शन सीड करिए, जो अच्छे सीड्स होंगे वो नीचे बॉटम में हो जाएंगे, तो और सबके पास सबको पता है कि अगर जो ख़राब चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी, उसको फिर आप छान लीजिए। छानने के बाद इसको फिर अलग कर लीजिए, सीड्स को रख दीजिए ताकि वो अंकुरित हो जाए। ये जिसमें वो अंकुरित होने के बाद उनको एक सी बेड प्रिपेयर किया जाता है। एक फील्ड में सी बेड कर लीजिए, कोई बनाना लीफ ले लीजिए कहीं पे ही, उसमें मिट्टी डाल के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे गाय का गोबर है या और जो भी चीज़ ऑर्गेनिक चीज़ है, वो जो अंकुरित सीड्स होती हैं उसमें उसको ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और उसको ढक दीजिए। फिर इसके बाद 3-4 दिन बाद उसे खोलिए और 10-12 दिन बाद जो होंगे, जो सीड्स होंगे वो आपके जर्मिनेट हो जाएंगे सीबेड से। अब इसके बाद क्या करिए, आप पूरे फील्ड जो है लेवलिंग कर लीजिए, फील्ड का उसकी जुताई कर लीजिए। फिर इसके बाद आप एक स्क्वायर पैटर्न बना लीजिए फील्ड में। स्क्वायर पैटर्न बनाने के बाद जो भी आपके जो सीबेड में जो सीड्स जो जर्मिनेट हुई होंगी उसको आप वहाँ से निकाल के, अब जो स्क्वायर पैटर्न में जो कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर होते हैं उनमें आप मैनुअली हाथ से उनको लगा दीजिए। अब फिर पानी भी चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा तो आप क्या करिए, एक ड्रेनेज बना दीजिए, नाली टाइप की। ज़्यादा पानी में बस सिर्फ मॉइस्चर चाहिए होगा, इसीलिए इनसे कम होता है, ज़्यादा पूरे फील्ड को डुबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस फिर आप देखिए ज़्यादा कितनी यील्ड होगी। जैसे कि एडवांटेज ट्रेडिशनल फार्मिंग है, 50% तक तो मिनिमम बढ़ती ही एडवांटेज। सीड रिक्वायरमेंट आपकी कम होती है, वाटर कम लगता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में लगता नहीं, तो इससे क्या होता है कि सॉइल जो है जो काफ़ी लाखों साल तक चलती रही, कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्रोकेमिकल प्रोडक्शन होता है, बहुत कम यूज़ करते हैं। मान लीजिए वीड, आपको मैनुअली वीड हटानी पड़ेगी, कभी कोई दिक्कत आ जाए तो केमिकल यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये टेक्निक होती है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। अब सॉइल तो सबको पता है एक मिट्टी होती है, तो मिट्टी के भी काफ़ी लेयर्स होते हैं। सॉइल जो है थिन लेयर होती है जो सब्सटेंस के कवर करती है, और ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है, मिनरल से होता है। जो नदियां हैं वो पहाड़ों से आती हैं, वो अपने साथ सिल्ट और सब कुछ लाती हैं तो डिपॉजिट कर देती हैं। लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट टॉप लेयर होता है जिसमें ह्यूमस और वेजिटेशन जिसमें हम लोग ग्रो करवाते हैं, जो फसलें उगती हैं। फिर इसके बाद सिल्ट और क्ले होता है, फिर वेदर रॉक मटेरियल आता है, लास्ट में पेरेंट रॉक जो होती है, जो एक्चुअल मिट्टी होती है। फैक्टर्स देखेंगे सॉइल फॉर्मेशन के कि किस तरह से होता है।
नेचुरल क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, टोपोग्राफी, हर जगह की जो ज़मीनी वो रूपरेखा वो अलग होती है किस टाइप से, कहीं पे अगर लावा से बनती सॉइल वो अलग होती है, और कहीं से जो सिल्ट नदियों की सिल्ट डिपॉजिट से होती है वो अलग होती है। फ्लोरा फोना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अफेक्ट करते हैं ह्यूमस को। क्लाइमेट भी डिटरमाइन करता है कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही वहाँ सॉइल अलग होगी, जहाँ कम बारिश होगी तो सॉइल अलग होगी, मेघालय में सॉइल अलग होगी, और आप अगर राजस्थान में देखेंगे तो सॉइल अलग होगी। टाइम के साथ साथ सॉइल में डिग्रेडेशन भी होते हैं, और सॉइल अच्छी बनने के लिए बहुत टाइम भी लगता है। जैसे कि आप देखते हैं कि कहीं पे कोयले की खदान है तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि एक दिन में बनते, वो हज़ारों साल पहले डेथ डिकेइंग हुई होगी प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो फिर वो नीचे हाई प्रेशर में जब नीचे चले जाते हैं तब वहाँ से रॉक्स निकलती हैं। टेम्परेचर, रेनफॉल दो मेन केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग कह सकते हैं मेजर जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए होते हैं। तो जब सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया 1956 में इस्टेब्लिश हुआ, 1951 में प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, 56 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया, और नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे भी है, और लैंड यूज प्लानिंग करता है। इंडिया में मेनली एलुवियल सॉइल ज़्यादा पाई जाती है जो 43% होती है। इसके बाद रेड सॉइल, फिर ब्लैक और रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है कॉटन के लिए यूज़ होती है। एरिड और रेड सॉइल इस रेड क्यों होती है, इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। ये कुछ सॉइल टाइप्स के हैं, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो और पढ़ लीजिए, नहीं तो विकीपीडिया से देख लीजिए, गूगल सर्च कर लिया। जैसे इसमें है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में मेनली होती है, ह्यूमस लाइम ऑर्गेनिक मैटर्स ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। रिवर्स जो हैं उनसे होते हैं, जैसे गंगा जो है वहाँ से होती है, ब्रह्मपुत्र, ये सारी इसी किनारे होते हैं, एलुवियल सॉइल से निकलती हैं। लाइट टू एस ग्रे होती है, टेक्सचर लूमी होते हो तो क्ले होता है। रिच इन पोटास, देखिए सॉइल में 3 टाइप के एन पी के, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, यही तीनों होती हैं, इन्हीं को ही हम लोगों को एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। तो पोटेशियम क्या होता है, एसेंशियल होता है। अब नाइट्रोजन प्लांट्स डायरेक्टली तो लेता नहीं, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, 78% है, फिर भी लेकिन प्लांट्स डायरेक्ट नहीं लेते हैं, तो प्लांट्स को तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। जब तक सॉइल में नाइट्रोजन नहीं जाएगा प्लांट्स कैसे उसको यूज़ करेंगे, तो वो सॉइल में एब्जॉर्प्शन के थ्रू धीरे धीरे जाता है, तो उसके लिए पोटेशियम नाइट्रोजन चाहिए होता है। पोटेशियम होता है, पोटेशियम की डिजीज़, ताकि प्लांट में जो डिजीज़ वो ना हो, ड्राउट सिचुएशन, वो हेल्दी ग्रो करे, इसलिए हम लोग पोटेशियम यूज़ करते हैं। और पुअर अगर फास्फोरस में है तो ग्रोथ उसकी रुक जाती है, प्लांट जो है छोटे रह जाते हैं, फास्फोरस मेनली दिक्कत ही होती है, ग्रोथ कम होती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, फ्लावर नहीं होते हैं ज़्यादा उसमें, ठीक है, जैसे वीट राइस में होता है। रेड सॉइल आपको पता है लो रेनफॉल एरिया जहाँ होता है, कम रेनफॉल होता है वहाँ होता है। पोरस होता है, फाइबर स्ट्रक्चर पोरस टाइप की होती है। लाइम होता नहीं है, रेड फायरिक ऑक्साइड होती है। वीट कॉटन पल्सेस इस पे होती है। ब्लैक और रेगर सॉइल तो कॉटन प्रोडक्शन में होता है। डेक्कन ब्लड टू डेक्कन मतलब यही एमपी, आंध्रा, इस टाइप से जगह, महाराष्ट्र, यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है। और हाई रिटेन वाटर को काफ़ी कंज्यूम, रिटेनिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है, और आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम में ज़्यादा होती है, हालांकि नाइट्रोजन फास्फोरस कम होता है इसमें। नया नाइट्रोजन फास्फोरस ऑर्गेनिक मैटर्स कम होता है, डी और क्ले होते हैं। लेटरनाइट सॉइल सबको होता है, जो ईंटें बनती हैं वो इसी लेटरनाइट सॉइल से बनती हैं। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, मेघालय साइड जो होती हैं वो सारी यही लेटरनाइट सॉइल होती हैं। लाइम एंड सिल्का होता है इसमें। रिच इन एल्युमिनियम और आयरन में काफ़ी हाईली एफिशिएंट होती हैं। और नाइट्रोजन, पोटेशियम कम होता है, ऑब्वियस है कि लाल है तो आयरन में तो ज़्यादा होएगा ही। डेजर्ट सॉइल होती है, डेजर्ट में जैसे एक प्लांट कैक्टस होता है, उसको पानी कम चाहिए होता है, वो डेजर्ट सॉइल होती है। सॉल्ट कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर की कमी, ह्यूमस की कमी होती है, ये चक्कर होता है। रेड से ब्राउन होता है। पीटी और मार्सी सॉइल, हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, जहाँ केरला जैसे रीजन में वहाँ पे ये होता है, हाई ह्यूमिडिटी, वेजिटेशन बहुत कम होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमर। हैवी सॉइल में ब्लैक सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल जो पहाड़ों पे होती है उनको हम लोग फॉरेस्ट सॉइल करते हैं, वो तो ज़्यादातर कोई पहाड़ों पे है, मतलब कि किसी नदी के फ्लो के साथ उनमें कम होता जाता है कंटेंट। माउंटेन सॉइल जम्मू कश्मीर में रीजन में होती हैं, इमेच्योर, लो ह्यूमस और एसिडिक होती हैं। ये कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल दिया गया कि एलुवियल सॉइल कहाँ फाउंड करते, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ऑब्वियस है जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन है वहाँ एलुवियल सॉइल होगी। रिच इन पोटास, एल्युमिनियम, क्रॉप्स ग्रोन रबी और खरीफ,
ब्लैक डेक्कन प्लेटू में होते हैं, मैंने बताया था, महाराष्ट्र डेक्कन प्लेटू ये सारे हैं। रेड सॉयल ईस्टर्न साउथ उड़ीसा छत्तीसगढ़ सदर्न पार्ट्स में गैंगटिव प्लेन, यहाँ रेड सॉयल होती है। आयरन पोटैश होता है, व्हीट राइस ये सब होता है। लेटरनाइट सॉयल कर्नाटका केरला, जहाँ पे खदानें होती हैं, क्योंकि वहाँ से खदानों के बाद आयरन ऑक्साइड एकदम लाल सॉयल निकलती है वहाँ से। कैसियो नट टी यहाँ पे सबसे अच्छा, ज़्यादा आपने सुना होगा कि कर्नाटका में कॉफ़ी ज़्यादा होती है, तो रीज़न यही है कि वहाँ पे ज़्यादा होती है। आसाम हुआ यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कॉफ़ी और टी ज़्यादा होती है। एरिड डेजर्ट वेस्टर्न राजस्थान गुजरात सदर्न पंजाब में तो सॉल्युबल सॉल्ट्स ह्यूमस नाइट्रोजन के वो होता है, और ओनली ड्रॉट रेजिस्टेंस सॉल्ट होते हैं इसमें। बाकी ये आप देख लीजिएगा, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर्स दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे होता है कि जो गोबर की खाद बनाई वो ऑर्गेनिक हो गई, उसमें गौमूत्र ले लिया आपने और पिसी हुई दाल ले ली, तो वो फिर फर्टिलाइज़र अच्छी बन जाती है उसको, और अर्थवॉर्म में पैदा हो जाते हैं तो और अच्छे होते हैं। इनऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम होते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड फास्फोरस होते हैं, वो प्लांट्स को चाहिए होता है कि एब्जॉर्ब, जब तक प्लांट्स को मिलेगा नहीं वो ग्रो नहीं करेंगे, हालांकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। तो ये कुछ टाइप्स के होते हैं, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट है तो ऑब्वियस है कि नाइट्रोजन हो गई सबसे ज़्यादा सोडियम नाइट्रेट में, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम। फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर होता है, ये ग्रोथ बढ़ाता है उस प्लांट्स का, और फास्फोरस से ही प्रेजेंस में एटीपी जो है एडिनोसिन ट्रायोसिन फॉस्फेट जो होता है उससे प्रोसेस इंक्रीज होता है। जैसे सिंगल फॉस्फेट हुआ, डबल फॉस्फेट हुआ, ट्रिपल फॉस्फेट, ये इसका यूज़ करते हैं, जो किसान इसका यूज़ करते हैं। पोटेशियम बेस्ड होता है, जैसे फ्रूट ट्रीज उसमें फ्लावरिंग जहाँ चाहिए होती है वहाँ हम लोग पोटेशियम का यूज़ करते हैं। जैसे पोटेशियम सल्फेट वाले में चाहिए होता है, म्यूरेट ऑफ पोटेश उसमें सबसे ज़्यादा होता है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं। इसका बस आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। जैसे NPK नाम होता है, तो इसमें 15-15-15 का होता है, हर एक का 15% होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉयल एरोजन। सॉयल एरोजन होता है कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉयल की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, उसका मतलब डिकेइंग होने लगता है। वो या तो नदियाँ उसको अपने बहाव के साथ ले जाती हैं, उसको हम लोग सॉयल एरोजन कहते हैं। सॉयल एरोजन एक ह्यूमन फैक्टर होता है। अब सॉयल एरोजन बचाने के लिए हम लोग कहते हैं नहीं पेड़ लगाओ, तो पेड़ लगाएं सॉयल एरोजन कम होगा, ह्यूमन फैक्टर। नेचुरल रिवर्स हो गए, पेड़ काटोगे सॉयल एरोजन ज़्यादा होगा। माइनिंग, खदानों की अगर कोल माइनिंग हो रही सॉयल एरोजन हो रहा, ज़्यादा जो कैटल है उनकी ग्रेजिंग हो जाएगी तो इसमें दिक्कत होती है। फार्मिंग में धीरे धीरे कम होती जाती हैं, करोगे तो आप धीरे धीरे आप देखिए ज़मीन की गुणवत्ता कम होती जाती है अगर आप ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे। सॉयल कंजर्वेशन क्या होता है, एक टाइप का सॉयल को बचाना होता है इरोजन से या फर्टिलिटी, ताकि उसकी कम ना हो और वो उसमें सारे बने रहें कंटेंट्स। एक प्रैक्टिस होती है स्लैश एंड बर्न या झूम कल्टीवेशन, इस टाइप से भी कहते हैं, जो कुछ लेसर डेवलप्ड एरियाज़ में आज भी होते हैं। रनिंग वाटर जो होता है नेचुरल एजेंट होता है, जो क्लेई सॉइल को कर देता है और उसको फिर धीरे धीरे काटता रहता है, और इस टाइप के ओरिजिन को कहते हैं गली इरोजन। कुछ एरियाज़ में जो टॉप शेल होती है वो लेयर बाई लेयर कटती जाती है, उनको हम लोग जो लेयर बाई लेयर जो कटती है उसे हम लोग सीट इरोजन कहते हैं। जो नदियाँ एक साथ कर देती हैं उन्हें हम लोग गली इरोजन कहते हैं। सॉयल कंजर्वेशन के में कुछ मेथड होते हैं, काउंटर प्लोइंग, टेरेसिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, एफॉरेस्टेशन। काउंटर प्लोइंग का मतलब कि एक फील्ड है उसमें ये एक टाइप की चीज़ नहीं, तो हिंदी में मेड़ कह देते हैं, मेड़ लगा देते हैं और फिर इनमें हम लोग करते हैं ताकि ये जो है एक सॉयल अपनी जगह जो हमने खेती करी वो वहीं रहे, इधर उधर कहीं जाए ना। काउंटर प्लोइंग जो मेन होते हैं दो ही, काउंटर प्लोइंग, टेरेसिंग। टेरेसिंग में जैसे हिली एरियाज में तो एक टाइप का स्लोप बना दिया कि एक इधर से एक ऊपर कल्टीवेशन कर दिया, फिर नीचे कर दिया, सीढ़ी टाइप की जो होती है लैडर टाइप में, वो करते हैं, वो हिली एरियाज में होती है, तो फिर उस पर हम लोग खेती करते हैं। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट का होता है मतलब जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन। नाम से ही समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से हम वाटर मैनेजमेंट करें ताकि हम लोग, वाटर की वैसे भी कमी आजकल ज़्यादा हो रही है फ्रेश वाटर की, तो उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करें वाटर को ताकि हम उसको काफ़ी इफ़ेक्टिव काम में यूज़ कर सकें। होता क्या कि जब नदियों से पानी निकलता है, जब पहाड़ों से पानी आता है तो वह नदियों में आता है, नदियों से फिर अपने तालाब में इन सब में आता है। तो पहले ज़माने में लोग करते थे, जैसे चालुक्य टाइम में जो पहले एम्परर थे वो इन सब पानी का यूज़ करते थे,
पॉन्ड्स बनाते थे, लेक्स बनाते थे, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको यूज़ कर सके किसानी। आजकल कम हो रहा है ये सब चीज़ें, इसको इसीलिए पानी का सही उपयोग के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आपने कहीं भी, आपको पता है यहाँ पानी आ रहा है, तो आप उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करिए, अपने खेत में उसको रखिए ताकि उसका अच्छी तरह यूज़ हो सके, फार्मिंग में यूज़ हो सके। और रिजर्वायर बनाइए, देखिए डाउन डैम बनाइए, रिजर्वायर बनाइए, अच्छी सॉइल को प्रोटेक्ट करिए और उसको देखिए। ज़्यादा आपको जानना तो आप इस पर आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जो काफ़ी अच्छा है, मुझे यूज़फुल लगा तो मैंने शेयर कर दिया। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब अगर कुछ कल नया टॉपिक होगा, और कोशिश है मेरी कि 2-3 दिन में पूरी एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ख़त्म कर दूँ मैं। ओके, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।